अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मैं हूं महक असलम। नया दिन है, एक खुशगवार दिन है, नया अज़्म है, ताज़ा एहसास है, नई तमन्नाएं हैं और बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं, बहुत सारी नई खबरें हैं, बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, बहुत सारी नई बातें हैं जो आज हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ जो हम आपको बताएंगे ये कि आज दुनिया भर में टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है और किस तरह से आपको पता चल सकता है कि आप खुदा ना खास्ता आप टीबी के शिकार हो चुके। क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते तो हम क्या करते हैं, हम इसको लाइट ले जाते हैं। तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इस पर आज हम बात करें। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि टीबी एक काबिल इलाज मर्ज है, इसका इलाज करवाया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक जिस पर आज हमने बात करनी है वो ये कि इंसान अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए बॉडी बिल्डिंग का सहारा लेता है, डोले शोले बनाते हैं। लेकिन अब ये तरीकाकार काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि लोग अब बॉडी बिल्डिंग के बजाय फिटनेस को तरजीह दे रहे हैं। तो आप अपने जिस्म को फिट और खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, क्या डाइट अपना सकते हैं और किन चीज़ों पर अमल दरामद करके आप अपने आप को फिट रखते हैं। क्योंकि आमतौर पर जो जिम का कॉन्सेप्ट है वो ये समझा जाता है कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप बहुत हैवी होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब जो लोगों में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्लिम स्मार्ट रहना है, फिट रहना है। आप तो इस जिम पर क्यों जाते हैं? स्लिम और स्मार्ट रहने के लिए डोले शोले तो ऑब्वियसली सिर्फ वो लोग जो कि मुख्तलिफ चैंपियनशिप्स में हिस्सा ले रहे होते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे होते हैं। तो जनाब आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो उसका क्या मकसद होना चाहिए। चलें जी, काम तो हर कोई करता है लेकिन कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं जिससे सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो जाता है। पाकिस्तान के सितारे, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का फ़ख्र। शो में हम ऐसे लोगों से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपने हुनर से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिन्होंने बताया है कि हम पाकिस्तानी और हमें पाकिस्तानी कहलाने में फ़ख्र महसूस होता है। हमारी जो मेहनत है, जो हमारी हिम्मत है, उसका कोई मैच नहीं है। बिल्कुल। इन तमाम अनसंग हीरोज़ की खिदमात को, इनकी काविशों को आज अपने शो में हम उजागर करेंगे। इसके अलावा जनाब कराची में होने वाले मुशायरे का भी आपको बताएंगे और इस मुशायरे में कौन कौन शरीक हुआ, क्या माहौल था, क्या ज़बरदस्त किस्म की शेर व शायरी हुई, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और माहौल है जो कि इस वक्त इंतहाई हॉट फेवरेट बना हुआ है, हमारी सियासत। तहरीक आदम एतमाद से निमटने के लिए इमरान खान पुर एतमाद है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास तुर्ब का पत्ता है। अपोजिशन को बहुत बड़े सरप्राइज वोटिंग के दिन या एक रात पहले मिलेंगे। सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन को इल्म नहीं कि उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। चोरों के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दूंगा, अदम एतमाद कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा। इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। वजीर आजम अपोजिशन इत्तेहाद को चारों शाने चित करने के लिए पुरज़्म। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होने की पेशगोई। कहते हैं मेरे पास तुर्ब का पत्ता है। अपोजिशन को बड़े सरप्राइज मिलेंगे। हमारे सरप्राइज वोटिंग के एक दिन या एक रात पहले सामने आएंगे। अपोजिशन को इल्म नहीं कि उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि 27 मार्च को इस्तीफा देने का ऐलान नहीं कर रहा। चोरों के दबाव में आकर इस्तीफा क्यों दूंगा? जब तक जिंदा हूँ चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। शहबाज शरीफ कौम के मुजरिम हैं। लोग कहते हैं इमरान खान जितना भी बुरा हो लेकिन अपोजिशन से अच्छा है। आदम एतमाद कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इत्तेहादी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इत्तेहादी आखिरी वक्त तक आवाम की राय देखेंगे। इत्तेहादियों को पता है कि उन्हें भी वोट आवाम से ही लेने हैं। इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। अपोजिशन में सिर्फ फजलुर रहमान फौरी इलेक्शन चाहते हैं। फजलुर रहमान इस वक्त 12वें खिलाड़ी हैं। कुछ अरसे बाद वो 12वें खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 27 मार्च को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। समा ने सवाल किया 27 के जलसे में खुफिया वीडियोस भी चलाएंगे? इमरान खान ने जवाब दिया खुफिया वीडियोस मरियम नवाज का काम है, हमारा नहीं।
तो न्यूट्रल होने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान आया था जिस पर कहते हैं कि न्यूट्रल की बात की तो लोग समझे कि फौज से मुतालिक बात हो रही है। समा ने सवाल किया कि क्या आप में और आर्मी चीफ में दूरियां पैदा हुई हैं? वज़ीर आज़म ने वाजे कर दिया कि आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उस्मान बुज़दार से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहकहा लगा दिया। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। समा ने पूछा क्या आप और आर्मी चीफ में दूरियां पैदा हो चुकी? वजीर आजम ने जवाब दिया आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं। इमरान खान का कहना था कि अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। फौज न होती तो मुल्क के आज 3 टुकड़े होते। न्यूट्रल की बात की तो लोग समझे फौज से मुतल्लिक कह रहा हूँ। वज़ीर आज़म से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहकहा लगाया। इमरान खान ने इंकशाफ किया कि उनकी चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। कहा चौधरी निसार से दोस्ती 50 साल पुरानी है। अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला चौधरी निसार को खुद करना है। रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। अपोजिशन कहती है कि हम सरप्राइज देंगे, खान साहब कहते हैं कि हम सरप्राइज देंगे। यकीनन किसी एक को तो सरप्राइज मिलने वाला है, कोई बड़ा सरप्राइज ही यकीनन मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये खालिद साहब कि क्या मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की सियासत इस तरह के बयानबाजी की मुतहम्मिल है? जब हम देख रहे हैं कि OIC का इजलास होता है, जब हम देखते हैं कि इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त परेड इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाती है, जब दुनिया भर की नज़रें हमारे इस्लामाबाद पर जमी हुई है, आपकी माशाल्लाह गहरी निगाह है, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस सियासी मामला पे, प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। देखें जी, ये मामलात जो हैं वो चलते रहते हैं, चलते आए हैं। इससे ज़्यादा भी तलखी हमने सियासत में देखी है, अगरचे उसके अच्छे नताइज नहीं होते, लेकिन बहरहाल ये सियासत में इस टाइप का मरहला जो है वो पहली मरतबा नहीं आया। तो तलखियाँ भी पैदा होती हैं, उसके बाद फिर मामला सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन सरदस्त जो है वो चूँकि दोनों जानिब ज़ोर का दावा है, इसलिए जब ज़ोर का दावा दोनों तरफ से होता है तो फिर अपना ज़ोर जो है वो दिखाने के लिए वो लोग बेताब भी होते हैं। और जैसे आपने ख़ुद कहा कि वो दोनों तरफ से सरप्राइज़ का दावा किया जा रहा है, और देखें अब सरप्राइज़ कौन दिखाता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी इस तैयारी को कई मुहाज़ों पे उसने फैलाया हुआ है। एक तरफ वो अपने लोग जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं, और बल्कि PTI ने तो उनके लिए मुनारिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि चूँकि हम अभी तक PTI में हैं लिहाजा हमें मुनारिफ ना कहा जाए। एक तो उनसे रब्ते हो रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से भी उनके रब्ते हो रहे हैं, ऑप्शंस खोले जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वक्ती तौर पे उनको पैसिफाई किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है। उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो कानूनी मुहाज पे भी अपनी एक जंग लड़ रही है, और उसकी कोशिश ये है कि कम अज़ कम वो हथियार कुंद कर दिया जाए जिसे अपोजिशन इस्तेमाल करना चाह रही है। सही। खुद PTI की घर से वो हथियार हासिल करके, यानी उसके जो अपने लोग हैं उनको वो इस्तेमाल कर रही है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस मौजूद है जहाँ पे इस चीज़ का तकाजा किया जा रहा है कि एक तो उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए, और अदालत जो है वो तशरीह करे आइन की इस अंदाज में कि वो ऐसा शख्स जो बाद में नाअहल हो जाता है, उस नाअहल शख्स का वोट सिरे से इस सारे अमल में काउंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक और ऐसी तलवार उन लोगों के सर पे लटकाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत की कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इस अंदाज में तशरीह कर दे कि जो लोग अपनी पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट देते हैं और उसके नतीजे में नाअहल होते हैं, वो उनको सिर्फ उनकी नाअहली जो है वो सीट की बकिया मुद्दत तक ना हो, बल्कि ताहयात नाअहली हो, क्योंकि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ख़यानत के मुर्तकिब होते हैं, जो कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो एक नाअहली है। लिहाजा वो कहते हैं कि उस नाअहली का चूँकि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक फ़ैसला दे चुकी है कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स जो है वो ताहयात नाअहल है। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि इनके बारे में भी यही कुछ डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसके लिए बड़े ठोस दलाइल भी उनके पास मौजूद हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो लोग जिनका सियासी कैरियर ख़तरे में पड़ सकता है, वो अपनी पार्टी लाइन को क्रॉस करने में, फ्लोर क्रॉसिंग में वो 100 मरतबा सोचेंगे। तो हुकूमत इस अंदाज में अपनी तैयारी कर रही है, जबकि अपोजिशन जो है वो खासी हद तक पुरुमीद है कि एक तो उसको नाराज़ अरकान की एक बड़ी तादाद जो है मुयस्सर है,
जो अभी तक एक वैलिड वोट के तौर पे मैदान में मौजूद है। दूसरी जानिब इत्तेहादी जो हैं वो उनका डावाडोल होना जो है वो भी बहुत नज़र आ रहा है, और जो मामलात और जो मुतालबात उनके दिल में पहले से छुपे हुए थे और जो दबी हुई चिंगारी थी वो अब भड़क रही है, और उनकी ख्वाहिश है कि या तो इस मामले में उनको इस वक्त हुकूमत से मैक्सिमम जो गेन हो सकता है वो हो जाए, और या फिर ये ना हो तो वो दूसरी जानिब जाएं। लेकिन एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि हुकूमत के पास तो कुछ ना कुछ देने के लिए होता है, जबकि हुकूमत के पास अपोजिशन के पास जो है वो सिर्फ वादा फ़र्दा होता है। उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से कमिटमेंट्स करनी होती हैं, किसी को टिकटों की कमिटमेंट होगी, किसी को सीटों की कमिटमेंट होगी, तो सीटों से मुराद यह है कि अवामी ओहदों की। तो इस हवाले से अब देखना होगा कि दोनों जानिब जो लोगों ने ताश अपनी सीने से लगाई हुई है, हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी, उनमें से कौन जो है वो ज्यादा पत्ते अपने खालिद साहब, सूरत हाल ऐसी है कि अभी कुछ भी वाज़ेह तौर पर कहना तो यकीनन कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मौजूदा जो सियासी हालात हैं इसमें जो क़यास आराइयाँ गर्दिश कर रही हैं वज़ीर आज़म के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, इस सिचुएशन में, इस तनाजुर में कल की जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात थी इमरान खान की, उसकी अहमियत के हवाले से भी बताइएगा कितनी अहमियत की हामिल थी, और उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो एटीट्यूड था, उसके हवाले से भी बात कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बहुत पुरएतमाद थे, काफ़ी अच्छे मूड में थे, लेकिन कुछ वज़रा वहीं ऐसे थे जो काफ़ी घबराए हुए भी नजर आए, ये भी इतलात हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से? जी, मेरे पास रिपोर्ट्स क्या, मैं खुद उस मुलाकात में मौजूद था। मुझे बुलाया गया था और मैं उस मुलाकात में मौजूद था। वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंट जो है वो कहीं पे भी शेकी दिखाई नहीं दे रहा था, और हमें मतलब ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े खतरे से दो चार हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हैं। और टोटल देखें, आपको अंदाज़ा इस बात का होगा कि बड़ी थिन सी जो है वो उनकी मेजॉरिटी है। लास्ट में जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया था तो 178 वोट उनको मिल सके थे। अब उसमें 14 अरकान ऐसे हैं जिनको खुद पीटीआई ने शोकाज नोटिस दे रखा है, और उनका ख्याल यह है कि ये पार्टी लाइन की दूसरी तरफ जा सकते हैं, मुनारफ हो रहे हैं। तो उन 14 को ही खाली अगर माइनस कर दिया जाए तो ये तादाद 164 रह जाती है, जो कि मतलूबा तादाद से 8 कम है। इसी तरह से इत्तेहादी जो हैं उन्होंने भी अभी तक कोई वाज़ेह यकीनदानी नहीं कराई। और देखिए, कल की जो नशिस्त थी उसमें जब उनसे इत्तेहादियों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने एक उम्मीद का इजहार किया, और उनका कहना यह था कि पब्लिक में चूँकि प्रेशर बढ़ रहा है और पब्लिक जो है वो इस बात पर हैरान है कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं इनकी क्या ऐसी खसूसियत है कि जिसकी वजह से लोग इमरान खान को छोड़ के इनको अडॉप्ट कर लें। तो ऐसी सूरत हाल में जब पब्लिक के अंदर इतने मुखालफाना सेंटिमेंट्स हैं तो जो इत्तेहादी हैं उनको भी सोचना होगा कि कल इसी पब्लिक से वोट लेने हैं। लिहाजा उन्होंने अभी इत्तेहादियों के बारे में उनको पूरा कोई यकीन के साथ उन्होंने बात नहीं की। तो ऐसी सूरत हाल में ये खासी अज़ाब शिकन होती है, लेकिन वज़ीर आज़म खासे पुरएतमाद नज़र आए। अलबत्ता वहाँ पे जो यानी मौजूद वज़रा थे उनमें से कुछ तो कहका बार दिखाई दिए, और कुछ जो है उनके वो कहके जो है वो मसनूई और खोखले से महसूस होते थे, और लगता था कि उनको शायद किसी परेशानी का मामला उनके सामने आ चुका है। अलबत्ता जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान का ताल्लुक है तो वो उनके एतमाद में किसी किस्म का कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया, बल्कि वो बहुत से मौके पे खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। सही है खालिद साहब, हम अगर खान साहब के बारे में ये कहें ना कि एक बड़े मजबूत आसाब के, वो स्पोर्ट्स से भी उनका ताल्लुक है, तो वो स्पोर्ट्स मैनशिप भी उनके अंदर है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर चौधरी निसार की मैं बात करूँ तो चौधरी निसार के हवाले से भी मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। अभी हमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी खालिद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जिस हमने देखा QIC बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुनक्किद हुई, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बल्कि मैं तो कहूँगी हमें आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक वो चीज़ जिसका हमें पाकिस्तानियों के लिए बड़ा फ़ख्र है हमारे लिए, वो हमने अपने मुल्क में देखा। शाह साहब, जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है, आपका कमेंट उस पर लेना चाहूँगी। खान साहब ने एक बड़े सरप्राइज़ की बात की कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला अपोजिशन को, या तो वोटिंग वाले दिन या उससे एक रात पहले, तो सरप्राइज़ तो यकीनन मिलेगा। तैयारी हुकूमत की इस वक्त कैसी है? ये मैं इससे पहले कि उस पर सियासत पे आऊँ, मैं पूरी कौम को आपके प्रोग्राम के जरिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस OIC कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है,
जो आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है वो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। वज़ीर ख़ारजा रुखसती से पहले मुझे मिले हैं, यकीन जाने वो सारी कॉन्फ्रेंस के नताइज से इतने मुतमईन गए हैं, नेशनल डे परेड से इतने मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान की सलाहियतों से, ये मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जो हमारी सफारतकारी बरसों ना कर सकी, इन 2 दिनों में हमने हासिल किया है। इस्लामोफोबिया की जो 15 मार्च की कामयाबी रेजोल्यूशन की, और इसके साथ साथ कश्मीर के मसले को जो उजागर किया है, और पूरी कॉन्फ्रेंस ने हम बिल्कुल साफ खड़े हो गए। हिंदुस्तान ने जो मिसाइल फायर किया पाकिस्तान पर, पूरी उम्मा ने उस फैसले को मुस्तरद किया है और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया है। तो जैसे मेरी ख्वाहिश थी पिछली कॉन्फ्रेंस में मसला अफगानिस्तान को उजागर करना, इस कॉन्फ्रेंस में मेरा ऑब्जेक्टिव था इस्लामोफोबिया, कश्मीर का मसला और हिंदुस्तान की ये वारदात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है और 140 रेजोल्यूशन जो हैं वो पास हुए हैं। 20 रेजोल्यूशन तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए हैं या को स्पॉन्सर किए हैं और वो सारे मंजूर हुए हैं। ये आउटकम्स की एक लंबी फहरिस्त है, मैं शेयर करूंगा और कौम को मुबारक देना चाहता हूँ। अब आ जाए सियासत पे। देखिए, सियासत मैं समझता हूँ कि ये जो 3 का टोला इकट्ठा हुआ था, मेरी नज़र में आवाम में ये पिट गया है। लोगों ने उनके बयानियों को मुस्तरद कर दिया है, लोगों ने ज़मीर फरोशी को मुस्तरद कर दिया है और इंशाअल्लाह आप खुद 27 तारीख को देखेंगी पूरी कौम कि किस तरह आवाम अज खुद इजहार यकजहती के लिए आएंगे इस्लामाबाद। हमने किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी ने सिंध के वसाइल पर ये अपना मार्च किया था। हम पे कोई साबित करते हम सरकार का 1 रुपया इस पे खर्च कर रहे हो या हमारा इरादा हो, हरगिज़ नहीं। आप लोगों का समुंदर देखिएगा। वो लोग जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की हैं, वो लोगों की नजरों में गिर गए हैं। वो अपना सियासी मुस्तकबिल उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने बर्बाद किया है। अब भी वक्त है, उनको शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं, वो वजाहत करके खान साहब से मिलके और माफी तलाफी की कोशिश करें। मेरा बरादराना मशवरा है। बाकी वो मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, उनको कोई ना बता सकता है ना समझा सकता है, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं ऑपोजिशन को, और जो आज ज़मीर फरोशी करेगा वो अपनी सियासत का जनाजा निकालेगा। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जो शाह साहब जी खालिद साहब आप पूछना चाह रहे हैं प्लीज। जी शाह साहब, खालिद अजीम अर्ज कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बस मैं आपसे एक तो आपको OIC कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पे मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन साथ उसके ये चीज़ जो है वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। कश्मीर पे करारदादें हम हमेशा से उनके पास से देखते आ रहे हैं। आप लोगों की काविशें थी कि 5 अगस्त का जो इक़दाम था उसके बाद आपने मोमेंटम में रहे और आपने OIC को भी मुतहर्रिक करने की कोशिश की, लेकिन क्या वजह है कि भारत जो है उसको किसी किस्म का कोई ऐसा दबाव महसूस नहीं होता? जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम 1.5 अरब की आबादी हैं, हम 1.5 अरब की आबादी हैं और हमारे मामलात जो हैं उन पे जो लोग हमें दबाने वाले हैं वो हमें दबाते चले जाते हैं। अब उसका जवाब ले लीजिए। पहली बात तो ये है कि इस इजलास ने मुत्तफ़िका तौर पे भारत के 5 अगस्त के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने मुस्तरद किया था, कश्मीरियों ने मुस्तरद किया था, अब 57 मुल्कों ने मिन जुमला उन इक़दामात को मुस्तरद किया, यानी कि पब्लिक ओपिनियन उम्मा में आपके हक में आ गई। नंबर 2, OIC को बुरी तरह तकसीम किया गया था और वो ताकतें जो नहीं चाहती कि ये 1.5 अरब की आबादी मौसर आवाज बने, उन्होंने आपके अंदर तफरीक पैदा कर दी।
बहुत से लोग थे। मैं याद आपको बताता हूँ, जब मैं नियामी गया 47वें इजलास में, कश्मीर की बात पर कतराते थे। यकीन जानिए उनको ये खौफ था कि हिंदुस्तान नाराज ना हो जाए। देखिए, हिंदुस्तान के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात भी हैं, मतलब आना जाना सब कुछ है। बहुत से अवामिल थे इंटरनेशनल जो आज हिंदुस्तान को ऊपर लाना चाह रहे हैं चीन को कंटेन करने के लिए। ये आपके सामने है, ये कोई मैं आपको नई बात नहीं बता रहा। इस माहौल से उम्मा को निकालना मेरे भाई आसान नहीं था, लेकिन वक्त लगता है, धीरे धीरे काविश करनी पड़ती है। पर आज आपको मुबारक हो, वो इस पेज पर आ गए हैं। आज वहाँ जो इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, उस पर सिर्फ उम्मा नहीं, यूरोपियन यूनियन के 21 मेंबरान पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को, लोकसभा के स्पीकर को खत लिखा है और अपनी तशवीश का इजहार किया है। पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है। देखिए, जब तक पब्लिक ओपिनियन चेंज नहीं होती ना, लोग लाइन में नहीं आते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर पब्लिक ओपिनियन चेंज न होती तो जो हमारे MNAs मुनहरिफ हुए थे वो चेंज न होते। उनमें से कई जो चेंज हुए हैं वो पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर पे चेंज हुए हैं। इसी तरह जब पब्लिक ओपिनियन चेंज होगी तो मुमालिक भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे, और मैं समझता हूं कि हम वो मोमेंटम बनाने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है खालिद साहब, इसी हवाले से जी खालिद साहब प्लीज ऐड कीजिएगा। जी हाँ जी, मैं एक देखें इस कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ा मुनफरद एजाज़ ये था कि इसमें चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो उन्होंने खुसूसी तौर पे शिरकत की, और ये एक बहुत बड़ा काम है। आप ये फरमाएं कि इक़्तिसादी मुआज़ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान वो जो मुस्लिम उम्मा के वसाइल हैं जो चैनलाइज्ड नहीं है उस अंदाज में, तो चाइना की शमूलियत से इसमें आप क्या तब्दीली देख रहे हैं, और क्या ये समझते हैं कि हम वाकई कोई ऐसी इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पे जी। दो चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। एक, चाइना का OIC की तारीख में पहली मर्तबा इसमें शामिल होना नुमाया चीज़ है। चाइना का आके कहना कि चाइना ने अपनी पॉलिसी अपना ली है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्लिम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ने कही कि चाइना ने उन मुस्लिम ममालिक के साथ जिन्होंने हमारे साथ BRI एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसमें CPEC भी जिसका हिस्सा है, हमने उनके लिए $400 अरब वक्फ कर दिया है। ये मामूली बात नहीं है। और तीसरी चीज़, चाइना ने कल जो मेरी मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, चीन के वज़ीर ख़ारजा थे और मैं, हम 3 लोग थे सिर्फ, उसमें उन्होंने कहा कि अगर OIC यूक्रेन के मामले में जंगबंदी के लिए, अमन के लिए आगे बढ़ती है तो चाइना आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। मुझे जाने से पहले वो चीन की दावत देकर गए हैं कि आप आएं और OIC के प्लेटफॉर्म और चाइना मिलकर कोशिश करे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, जंगबंदी के लिए, जो वहाँ इस वक्त यूक्रेन में मसला हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को गैर जानिबदार रखा है, तो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक इतनी बड़ी पेशरफ्त है, इतनी बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान के रोल को रिकग्नाइज किया जा रहा है और उम्मा के रोल को रिकग्नाइज किया जा रहा है। जी खालिद साहब। हाँ जी, मैं शाह साहब आपकी जो सियासी सूरत हाल पे आपकी जो गुफ्तगू की थी उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं कि इस वक्त तक वो जो मुनारिफ अरकान हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया, अगरचे अभी मुद्दत ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों ने रुजू करने के लिए आपसे रब्ता किया है, क्या हमें उनकी तादाद बता सकते हैं? क्योंकि अभी भी टीवी इंटरव्यूज आ रहे हैं उनके मुखालिफाना। जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ के आ रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं बिल्कुल आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा,
मैं अर्ज कर रहा हूँ उसकी डिटेल असद उमर साहब के पास होगी, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल को ही उन्हें जवाब देना है। और मैं तो पिछले, आपको पता है, 3-4 दिन से बिल्कुल महव रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं उन एक्टिविटीज से थोड़ा सा लाताल्लुक रहा हूँ, क्योंकि मेरी पर ये सारा बोझ था OIC का। अब इंशाल्लाह फारिग हुआ हूँ, तो आज से फिर मैं अपनी सियासी जिम्मेदारियां संभालूंगा। ठीक है शाह साहब, इत्तेहादियों के साथ क्या सूरत हाल है जी? इत्तेहादियों के साथ आपके कैसे मामला चल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई यकीनदानी वाज़े अभी तक नहीं आई, पोजीशन वाज़े नहीं उनकी। बिल्कुल ठीक है। इत्तेहादियों के साथ हमारे रवाबित हैं, हमारा उनसे राब्ता है, हमारी गुफ्तगू जा रही है, वो आपस में मशावरती अमल से गुजर रहे हैं, लेकिन हम मुतमईन हैं कि इंशाअल्लाह हम उन्हें कायल करने में कामयाब होंगे। क्यों? उसकी वजूहात क्या है? वजह ये है, उन्हें हमसे गिला हो सकता है और हम उस गिले को तस्लीम करने को तैयार हैं। उधर तो उन्हें बिल्कुल एतबार ही नहीं है। देखिए, नून लीग ने जो काफ लीग के साथ किया, क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी ने जो MQM के साथ किया है और आइंदा कर सकते हैं, क्या वो उन पर एतमाद कर सकते हैं? माजी के जो वो डंगे हुए हैं, क्या वो उसको भूल जाएंगे? ये सब चीजें हैं जब लोग देख रहे हैं। देखिए, हुकूमत में जब होती है ना, तो कई पॉलिसियों भी लोग आपसे नाला भी हो जाते हैं, आप उनकी कई दफा तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते। हुआ क्या है, मैं आपको जानतदारी से कह रहा हूँ, एक शहरी की हैसियत से, तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदा की हैसियत से नहीं, लोगों ने जब इन मफाद परस्तों को यकजा होते देखा, उन्होंने कहा ये तो वही चेहरे हैं जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर लेकर आए। जो कमजोरी जो कुछ भी है, इमरान खान 100% बेहतर है, तहरीक इंसाफ इनसे बेहतर है। इनका मंशूर एक नहीं है, इनकी नीयत एक नहीं है, इनकी मंजिल एक नहीं है, इनका झंडा एक नहीं है, इनका निशान एक नहीं है। ये तो आर्जी तौर पर इकट्ठे हुए हैं, ये तितर बितर हो जाएंगे, ये तितर बितर हो जाएंगे। क्या बिलावल मरियम को वजीर आजम कबूल करेगा? क्या मरियम बिलावल को वजीर आजम कबूल करेंगी? क्या बात कर रहे हैं? लोग बच्चे नहीं हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को इतना आगाह कर दिया है, जब अखबार और टेलीविजन से लोग आगे जा चुके हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और खालिद अजीम साहब आप हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये गुफ्तगू। और इस वक्त जो तुर्क का पत्ता जिस हवाले से बात की जा रही थी, वो मुमकिन तौर पर तो यही लग रहा है कि या तो इत्तेहादियों को अपने साथ बिठाने में कामयाब हो जाए हुकूमत, या फिर जो नाराज़ अरकान हैं उनको किसी तरह से मना लिया जाए। लेकिन ये जो तुर्क का पत्ता वज़ीर आज़म ने कल जिसके बारे में बात की, वो क्या होगा वो तो यकीनन आखिरी दिन वज़ीर आज़म ही बताएंगे। चलें जी, नून लीग के महंगाई मुकाम मार्च की क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज करें, जिनके लिए खुसूसी कंटेंट वेलकम बैक जनाब। वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोग फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी बड़ी अलग अलग किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो आज हम जिस कैटेगरी के हवाले से बात करेंगे वो है क्लासिक फिजिक, यानी बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक नई जहद, जिसकी डिटेल्स क्या है इस क्लासिक फिजिक में और आम बॉडी बिल्डिंग जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद रज़ा अली बाकरी साहब, आप मिस्टर क्लासिक फिजिक सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा, कैसे मिजाज? गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा सैयद सईद जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह आज हमने आपको यहाँ पर तंग किया है बुला के, वैसे तो मेरे ख्याल आप लोगों की रूटीन होगी जल्दी उठने की। जल्दी बिल्कुल है, ठीक है। जो वैसे सुबह उठते हैं वैसे तंदुरुस्त रहते हैं। देखें हम भी माशाल्लाह तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अच्छा जमील साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बॉडी बिल्डिंग में और क्लासिक फिजिक में डिफरेंस क्या है? देखें, बॉडी बिल्डिंग जो है वो और क्लासिक फिजिक, इन दोनों का तासुर तो एक ही है, बॉडी ब्यूटी जी, ठीक है ना। फ़र्क सिर्फ इतना होता है फिजिक में कि उसका जो बरमुंदा होता है फिजिक में घुटने तक होता है, जो शॉर्ट्स होते हैं वो घुटने तक होते हैं फिजिक के, और जो क्लासिक फिजिक होती हैं इसके शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, मिनी शॉर्ट्स होते हैं, और बॉडी बिल्डिंग के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें फ़र्क ये है। और इनमें थाइस के जो मसल्स होते हैं ना,
फिजिक में काउंट नहीं होते चूँकि वो छुपे हुए होते हैं, और इसमें जो क्लासिक में होते हैं इसमें थाइस के मसल्स भी होते हैं, और उसकी जो पोजिंग होती है तकरीबन बॉडी बिल्डिंग जैसी ही होती है। सही है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा है कि जो बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी जो थाइज हैं वो उसी तरह से उन्होंने बनाए होते हैं, उसी तरह से वो मसल्स होते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल शो नहीं हो रहे होते, सिर्फ ये डिफरेंस है। नहीं, बॉडी बिल्डिंग में तो फुल शो होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में चूँकि उनका कॉस्ट्यूम्स होते हैं, इसलिए थाइस के मसल जो है उनके प्रॉपरली शो हो रहे हैं। और जब तक यानी कि उसको कहते हैं हम कि बुनियादें कमज़ोर होंगी तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो ये बुनियादें हैं थाइस। असल में जो है वो बॉडी बिल्डिंग की बुनियाद है थाइस। अगर आपकी थाइस अच्छी नहीं है तो अपर बॉडी भी अच्छी नहीं होगी। इमारत कैसे खड़ी होगी अगर बुनियादें कमज़ोर होंगी। बेहतरीन बात, बेहतरीन। सही। यानी ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो कॉम्पिटिशन्स की पोजिंग है उसका फ़र्क है कि फिजिक और क्लासिक फिजिक। बिल्कुल है, सिर्फ फ़र्क उसी का है, मगर तासुर यही है जिस्म में कि इसको ब्यूटी का तासुर लिया जाता है कि जिस्म में सिमेट्री कितनी है, बैलेंसिंग कितनी है, मस्कुलरिटी कितनी है, उसी हिसाब से जो है उनके नंबर्स होते हैं। सही है, ठीक। रज़ा, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो आपके सफ़र के हवाले से हम बात करेंगे। ये आगाज़ किस तरह से हुआ, शौक़ किस तरह से पैदा हुआ, मेहनत कितनी की, चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजिंग और शौक़ दोनों एक ही चीज़ में बोलूँगा कि मेरे साथ तो एक ही चीज़ हुआ है, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ शुरू किया था 2008 में। 2008 से हमने एक निजी डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। वो करते 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 हम पहले इंटरनेशनल पे चले गए। अच्छा। उसके बाद हम जो है ना वापस जब इंटरनेशनल हमने 2018 में हमने सिंगापुर खेला, सही है, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अच्छा। फिर 2018 में ही हमने वापस जो है ना वो IFBB अरब इमारात खेला, IFBB, वहाँ पे भी गोल्ड हुए। फिर हमने मलेशिया खेला, वहाँ पे भी गोल्ड हुए। फिर वापस हमें पाकिस्तान जब वापस आना पड़ा तो हमें जो है ना कराची और सिंध खेलना पड़ा। और इस दौरान हम 4 साल से मुसलसल कंटिन्यू तैयारी पे थे, और तैयारी पे रहने का मकसद ये होता है कि तैयारी होती क्या है ये, लाइक जैसे क्रिकेट है उसमें प्रैक्टिस की जाती है, बैडमिंटन है उसमें प्रैक्टिस की जाती है, तो ये जो जिमिंग या बॉडी बिल्डिंग है इसमें जिम में रहना पड़ता है। जिम में रहना पड़ता है, अपनी डाइट पे कंट्रोल रहना पड़ता है। दिन में कितने घंटे जिम में गुजारते हैं? ये जिम में तो मैं तो बोलता हूँ, हर लड़का मुझसे यही पूछता है, यार आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? तो हम मुझसे बोलते हैं कि यार हम ट्रेनिंग घंटों से नहीं करते, हम ट्रेनिंग मसल्स के हिसाब से करते हैं। ओके। हमें आज कौन सा पार्ट लगाना है तो वो उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर सबसे सॉरी मैं अपने इंस्ट्रक्टर का नाम लेना भूल गया, मैसम रज़ा, जिनका ताल्लुक बॉडी कॉम्प्लेक्स है। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस लेवल पे, जहाँ पे जे भी लेवल पे खड़ा हुआ हूँ, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो सब मेरे उस्ताद की मेहरबानी है, जिनका नाम मैसम रज़ा है। वो डिसाइड करते हैं कि यार आज जो हमने क्या पार्ट लगाया, पूरा वीक डिसाइड हो जाता है कि आज हमने ये पार्ट लगाना है, आज हमने ये पार्ट लगाना है। तो हम पार्ट्स के हिसाब से चल रहे होते हैं। ओके। तो वो जितना लंबा पार्ट होगा उतनी लंबी ट्रेनिंग। आइडियली फिर भी कितना एक होता है ना, एक पूरे दिन में कितना टाइम, यानी कितने घंटे आप मैक्सिमम जो है वो जिम के अंदर है? देखें 4-6 महीने पहले हम डबल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, 4-6 महीने पहले। यानी हमने कॉम्पिटिशन से 4 महीने पहले हमने डबल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। यानी एक ट्रेनिंग हमारी सुबह होगी, या हमने एक टाइम डिसाइड किया भाई यार 1 बजे होगी। दूसरी ट्रेनिंग में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि वो रात में हो फिर। तो वो हमारी जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हम लोग छोटा पार्ट स्टार्ट करते हैं कि यार हमें रात में अच्छा वो मिल जाए। सही है। तो मैक्सिमम में अगर टाइम आप डिसाइड करने को बोल रहे हैं कि टाइम कितना लगता है, तो वो 1 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटे भी लग जाते हैं। ओके, सही है। इससे ऊपर नहीं जाता। डिपेंड्स ऑन मसल्स पोजीशन के, मसल्स की पोजीशन क्या है। जमील साहब, जब अगर हम किसी भी खेल की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग चीज रहती है जो मेरी नजर में है वो है फाइनेंस के हवाले से, कि फाइनेंस कौन कर रहा है, आपको स्पॉन्सर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। यहाँ पर भी यही मसला रहता है। तो बड़ा महंगा ये स्पोर्ट्स है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ दुनिया का सबसे महंगा और मुश्किल तरीन खेल बॉडी बिल्डिंग। ऐसा ही है। इसलिए महंगा इसलिए कि डाइट महंगी है, ठीक है ना। आपने प्रॉपरली अपनी डाइट लेनी है, फिर कुछ जो आपने सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं वो लेने हैं, फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग वर्कआउट करने। सप्लीमेंट्स को जरा वाज़ेह कर दीजिएगा। इसके फूड सप्लीमेंट जी, इसका गलत मतलब भी लिया जा सकता है। समझ लेते हैं। वो मैं तो फूड सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो है।
तो वो जहाँ आदमी इतनी डाइट नहीं ले पाता है तो थोड़े से फूड सप्लीमेंट्स वगैरह लेता है ताकि मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह उसकी बॉडी को पूरे हो जाएं। ओके, ठीक है ना। तो सर मतलब जैसे स्पॉन्सर की बात की करते हैं लोग? नहीं, स्पॉन्सर तो इसमें इतने नहीं है, मगर ये ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे जो जिम वाले हैं वो खुद अपने लड़कों को स्पॉन्सर करते हैं अपने तौर पे। ठीक है ना। कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई कंपनी की तरफ से उनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये जिम जिनके हैं जहाँ ये ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी लड़का जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहा हो, मैं समझता हूँ कि वो जिम जो मालिकान हैं वो उस लड़के को जो है भरपूर माली ताउन। अगर ऐसा है रज़ा के कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, यानी कि इसका कोई ख़ास आउटकम आता दिखाई नहीं देता, तो फिर इस जानिब आपकी तवज्जो किस तरह से आती है? इसमें आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है जो आप समेत जो दीगर बॉडी बिल्डर्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग का शोबा जो है वो चूज़ करते हैं? एक तो शौकिया होता है अपने आप को फिट रखने के लिए, एक होता है प्रोफेशनल जो कि आप कर रहे हैं। तो अगर इसका आउटकम नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है इतनी ज़्यादा, तो फिर वजह क्या होती है? इसमें क्या आपको चार्म नज़र आता है? सर चार्म तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन सर अभी तक तो हमने इसको एज अ करियर, इसको आप अगर देखें, जो लोग इसको एज अ करियर चूज़ करते हैं तो उसका रीज़न फिर क्या हो सकता है अगर इसके अंदर आउटकम नहीं है? पाकिस्तान में तो सर मैं यही कहूँगी कि अब यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, पाकिस्तान से बाहर आपने देखा इसका? पाकिस्तान से बाहर तो बहुत कुछ है। अच्छा। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा आपको सिर्फ कि इंडिया, हम सिंगापुर के अंदर एक इंडियन लड़का था तुषार, वो 3rd पोजीशन पे आया था और हम गोल्ड मेडल हुए थे। जब वो वहाँ पहुँचा अपने मुल्क कंट्री, तो उससे हमारी ऐसी बात हुई तो उसने बोला रज़ा भाई आपको कितना इनाम मिला? तो पाकिस्तान पहुँच के कितना मिला? तो हमने बोला यार नहीं हमें तो कुछ नहीं मिला, बस ऐसा बस फूल पहना दिया गया और कुछ नहीं। तो मैंने बोला तुम्हें कितना? तो उसने बोला यार मुझे मेरे एरिया के जो कमिश्नर था, एरिया कमिश्नर ने उसको 25 लाख रुपए दिए। अच्छा। तो मतलब मैं एकदम हंट हो गया। मैंने बोला यार ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या 25 से? बोला जी भाई, यानी पजीराई वो नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए इस चीज़ को हमारी वो सोसाइटी। 3rd पोजीशन पे उसको इतने पैसे मिले और हम यहाँ पहुँचने के बाद भी हमें यहाँ कुछ नहीं। बिल्कुल, इंसान फिर डीमोटिवेट भी होता है, इस तरह होता है अगर पजीराई उस तरह से ना मिले आपकी मेहनत के हवाले से तो। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं रज़ा, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी आगे जाएं। इसमें मैं ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आपने बोला डीमोटिवेट कि हमारे उस्ताद ने ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब ऐसी चीज़ हमने उनको बताई तो उन्होंने फ़ौरन हमारे कंधे पे हाथ रखा, बोला परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह और बेहतर करेगा और अच्छी इज्जत मिलेगी। सही है। तो हम अपने उस्ताद में इसलिए अपने उस्ताद का बार बार इसलिए नाम जिक्र कर रहा हूँ कि उसने हमें बहुत ज़्यादा इस पर जो है ना वो करवाया है कि परेशान नहीं हो। ज़बरदस्त। जमील साहब लास्ट में आपका कमेंट लेना चाहूँगी, जो आम आवाम हमें देख रही है, खुद को फिट और खूबसूरत रखना चाहते हैं, उनके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें क्या हैं कि जैसे अगर वो नहीं जा पाते, जिम टाइम नहीं है, तो क्या करें? हर कोई बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन फिट कैसे रख सकते हैं अपने आप? देखिए फिट तो वो ये है कि वॉक कर ले अपने आप को, ताकि उसका ओवरऑल जो बॉडी का फैट है वो रिड्यूस हो जाए। घर में ही थोड़ी सी डिप्स वगैरह लगा ले, इससे वो फिट हो जाए। उसमें तो यही है, अगर टाइम है उसके पास तो नंबर 1 है कि जिम चला जाए। जमील साहब बेहद शुक्रिया, रज़ा आपका भी शुक्रिया। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 24 मार्च को टीबी का दिन मनाया जा रहा है। एक आलमी दिन टीबी के तौर पर आज का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर इस मुहलिक मरज़ को रोकने के साथ साथ इस मरज़ में मुब्तला अफराद के मौसर इलाज के हवाले से बात करना है। टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसके इलाज के लिए दवाएं भी आसानी से अब दस्तयाब हो जाती है, लेकिन फिर भी टीबी दुनिया में अमवात की एक बड़ी वजह है। और हम जैसे बात कर रहे थे ना प्रोग्राम के आगाज़ में कि इसकी तशख़ीस बर वक्त हो जाए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता उन सिम्टम्स में कुछ भी आपको ऐसा फील हो रहा है तो जाइए एक टेस्ट करवाइए। और अगर कोई ये समझता ना कि ये एक ऐसा मरज़ है जिसका इलाज ही नहीं है तो आई थिंक वो अमूमन महक होता ये है कि हमारी जो रूटीन होती है उसमें अगर
अगर हमें खांसी हो रही है और ज़्यादा खांसी हो रही है, काफ़ी अरसा हो चुका है, खांसी जा नहीं रही, इसको बहुत इग्नोर किया जाता है, नॉर्मल लिया जाता है कि जी मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से सिरप्स यूज करना शुरू करते हैं, फलाना कर लो हो जाएगा, अच्छा ये नहीं तो फलाना कर लो हो जाएगा। तवील खांसी जो है, और ख़ास तौर पर अगर उस खांसी के दौरान आपको ब्लीडिंग हो रही है, खांसते हुए आपको जो है थूक के साथ खून आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है टीबी का। लेकिन इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि एक ज़माना था जब टीबी को नाकाबिले इलाज मर्ज समझा जाता था और इससे बेतहाशा अमवात भी हो चुकी हैं। लेकिन अब हमारे पास दुनिया भर में टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, बहुत आसानी से दस्तयाब वो दवाएं मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप टीबी जैसे मर्ज पर काबू पा सकते हैं, इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि लाहौर में एक स्पेशल हॉस्पिटल ऐसा है जो कि इसी मर्ज का इलाज करता है, जहाँ पर जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं वो टीबी के मर्ज में मुब्तला लोगों की होती है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचें कि आप इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर मलिहा सदफ माहिर अमराज़ टीबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है टीबी के हवाले से, लोग ये समझते हैं, बहुत सारे जिनको शायद नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है कि इस मरज़ का इलाज नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये बताएं, अवेयर करें कि इस मरज़ का इलाज है, मुमकिन है, आपने घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मलिहा, मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट माहिर अमराज़ सीना हूँ। मैं सेहत कहानी के पोर्टल से यहाँ पर हुसैन लखानी हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ। हुसैन लखानी हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक स्टेट ऑफ द डॉक्टर साहिबा आपसे दोबारा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अगेन वही जिसके हवाले करें कि प्लीज़ इस चीज़ को समझें, अगर आपको हल्की सी भी खांसी फील होती है इसको लाइट ना ले, किसी भी चीज़ को लाइट मत ले, खुदा खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करें, घरेलू टोटके मत आजमाएं, जाइए जो है ये बड़ी खतरनाक जाइए टेस्ट करवाएं, अपने आप को अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने से प्यार करें। और अगर हल्की सी भी कोई भी चीज़ आपको महसूस हो रही है, लाइट सी खांसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा खांसी थी कुछ दिन के लिए रुक गई, बट ये खांसी पुरानी हो जाती है और जितनी पुरानी होती है ये उतनी खतरनाक भी हो जाती है। और टीबी के स्टेजेस होते हैं, यकीनन जिनकी फैमिलीज में प्यारे इस चीज़ में मुब्तला होंगे वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर स्टेज बढ़ जाए तो फिर मरीज़ ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। तो अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी शख्सियत जिसको खांसी है और वो इस चीज़ को लाइट ले रहा है, तो आप डांट के कहें, आप गुस्से से कहें, आप बिल्कुल अपना फ़र्ज समझते हुए ये बात उनसे करें कि जाइए जाके टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी के लिए भी और आपके लिए बिल्कुल। ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। डॉक्टर मलिहा सदफ एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये टीबी के हवाले से, इसकी अलामात के हवाले से बताइए कि खांसी जो है और टीबी वाली खांसी इसमें फ़र्क क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर वो आपको महसूस हो तो फौरी तौर पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं आपको टीबी का मर्ज तो लाहक नहीं हो गया। देखिए, टीबी की कई अलामात होती हैं, उसमें से एक है कि पुरानी खांसी, जो खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो, साथ में वज़न गिर रहा हो, भूख का ना लगना, हल्का बुखार आना, ख़ास तौर के वक्त शाम को बुखार आना, ये कुछ ऐसी बुनियादी अलामतें होती हैं कि हमारे माशरे में क्योंकि टीबी का बर्डन बहुत हाई है, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाके ज़रूर रजू करना चाहिए ताकि वो टीबी का बर वक्त तशख़ीस कर सके। कुछ बुनियादी टेस्ट होते हैं और इसके बाद जो है टीबी का डायग्नोसिस हो पाता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे आपने कहा ना पुरानी खांसी 2-3 हफ्ते, लेकिन लोग तो शायद महीनों भी इसको नोट नहीं करते। अगर हम गुज़श्ता सालों से अब के साल में इस चीज़ को मैं कंपेयर करना चाहूँ कि इस मरज़ में क्या इजाफ़ा हुआ है, यानी पिछले साल के जो मरीज़ थे और इस साल के मरीज़ों की तादाद अगर आप मुझे बता सकें कि इस मरज़ में इजाफ़ा हुआ है, और उसकी एक बुनियादी वजह शायद अवेयरनेस नहीं है। देखिए, ये तो एक बुनियादी वजह है कि अवेयरनेस नहीं है। उसके अलावा हमारे माशरे में टीबी का एक स्टिग्मा है, लोग इसको एक नासूर समझते हैं, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते भी हैं कि अगर हमें टीबी डायग्नोज हो जाए तो सब हमारा सोशल बाइकआउट कर देंगे। ये भी एक वजह है टीबी के बढ़ने में
इसके अलावा पिछले 2 सालों में क्योंकि कोविड का आउटब्रेक हुआ है, तो पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से भी टीबी के केसेस बढ़ने का ये भी एक वजह है। और अगर हम देखें तो 1 लाख मरीज़ों में तकरीबन पाकिस्तान में हर साल 48 मरीज़ टीबी से मर जाते हैं। उसके अलावा 278 न्यू केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं और तकरीबन 378 केसेस हर साल टीबी पाकिस्तान में मौजूद रहती है अनट्रीटेड। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि टीबी जो है ये ट्रांसमिटेबल है, क्या ये पॉसिबल है कि एक शख्स जिसको टीबी का मर्ज लाहक हो वो किसी दूसरे में ट्रांसमिट कर सकता है इसको? देखिए, टीबी एक जो है मुतादी बीमारी है, कॉन्टेजियस डिजीज, एक से दूसरे को फैल सकती है। अच्छा। लेकिन उसका फैलना आपस में एक दूसरे से छूत-छात टच के साथ नहीं होता, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए फैलती है। यानी कि टीबी से मुतासरा शख्स अगर खांसता है, छींकता है, वह बोलता है, तो टीबी के जरासीम टीबी के पेशेंट के लंग्स यानी फेफड़ों में मौजूद होते हैं। सही है। तो जब खांसने छींकने के नतीजे में हवा के नन्हे नन्हे ज़र्रात निकलते हैं उस शख्स के मुंह से, तो उसमें टीबी के जरासीम भी मौजूद होते हैं और उस शख्स के करीब में बैठे हुए रहने वाले जब हवा अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो टीबी का जरासीम भी उनके फेफड़ों में जा सकता है और टीबी की बीमारी की ये मेन वजह है। सही है। तो डॉक्टर साहब चलेंगे, तो वो हो गया ना कि आप इस तरह से दूसरों में ट्रांसफ़र हो जाती है बीमारी, लेकिन इसकी मेन रीजंस क्या है? ये बीमारी होती क्यों है? लाइक अगर आपको खांसी है तो ये किस चीज़ की वजह से है, या क्या आप अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ निकाल ही दें कि आप इस चीज़ का शिकार ही ना हो? देखिए, कोई ये ऐसी चीज़ है, ये टीबी को ख़त्म करने के लिए ये होगा कि जो है टीबी से मुतासरा शख्स का इलाज कराया जाए। और टीबी लगने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसमें से एक है बीसीजी का इंजेक्शन ना लगवाना पैदाइश के वक्त। अच्छा। एक क्राउडेड जगह में बहुत सारे लोगों का रहना जहाँ पे हवा का गुजर, वेंटिलेशन नहीं है, सनलाइट नहीं है, उसके अलावा लोगों को खुराक सही बैलेंस डाइट मैसर नहीं है। बाज़ लोग नशा का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शंस का, आईवी ड्रग अब्यूज़, HIV की बढ़ती हुई शरह, ये सारी कुछ वजूहात और टीबी के मरीज़ का मुनासिब इलाज ना होना। अच्छा, डॉक्टर साहब इनिशियली अगर बुनियादी वजूहात हैं जिसकी जी डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा में बहुत आम है। ठीक, ये बता दीजिएगा कि कोई शख्स जिसने टेस्ट करवाया टीबी जो है डायग्नोज हो गया, इनिशियली क्या स्टेप करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अगर किसी को पता चलता है कि टीबी का मरीज जो है वो बन चुका है। देखिए, इसमें टीबी अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि टीबी का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है और अब मोर्टेलिटी बहुत कम हो गई है। इसमें यह कि डॉक्टर के पास जाके बर वक्त इलाज करवाया जाए और जो डॉक्टर आपको बताता है कम से कम इसकी मुद्दत 6 महीने है। और कुछ वजूहात की वजह से अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाए या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बाज़ केसेस में इलाज उससे लंबा भी होता है। अच्छा। तो इलाज को बिल्कुल मुकम्मल करवाना चाहिए और माहिर डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी रोज़ाना टीबी की ड्रग्स लेनी चाहिए जितनी मुद्दत तक डॉक्टर ने कहा है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, शुरू में दवा ली, ठीक हो गए, फिर दवा छोड़ दी, तो फिर टीबी का जरासीम पूरा अंदर नहीं मरता, फिर दोबारा टीबी की और ज़्यादा मौलिक शक्ल वो हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू के लिए। एंड अगेन वही कि अवेयरनेस रखें और अगर खुदा न खासा कुछ भी आपको हल्का फुल्का फील हो रहा है, जाए डॉक्टर से ज़रूर जाके रुजू करें। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उन लोगों की जो कि हमारा फ़ख्र हैं, उन लोगों की जो कि हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद करने में दिन रात एक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के उन सितारों से जिन्होंने अपनी फील्ड में कारनामे सर अंजाम दिए हैं। उन पाकिस्तानियों को कल यौम पाकिस्तान
पर अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल ऐसे ही कई पाकिस्तानी, उनमें से कुछ हमारे साथ आज मौजूद होंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना जो है, यूं तो बहुत सारे लोगों ने कई तरह से, कई अंदाज से बजाया है, कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए बजाया, लेकिन कराची के लेनी मेसी हैं जो कि पाकिस्तान के पहले वाहिद शख्स हैं जिन्होंने कौमी तराना सैक्सोफोन पर बजाया है। आज लेनी मेसी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, तो लेनी बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सैक्सोफोन बजाने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, हमने ये देखा, और जिसकी वजह से आप बड़े फेमस भी हो गए। तो ये बताएं कि कैसे ख्याल आया आपको कि पाकिस्तान का कौमी तराना सैक्सोफोन पर बजाया जाए? तो दरअसल हम लोग आ रहे थे लाहौर से, और लाहौर में एक इवेंट था हमारा, एंड हम लगेज का वेट कर रहे थे। मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मैंने बोला क्रिसमस का सीज़न है, 24 तारीख है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, पूरी दुनिया में लोग परफॉर्म करते हैं एयरपोर्ट पे, किसी ने कभी यहाँ नहीं किया। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मैं देखता रहता हूँ, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट निकाला, बजाना शुरू किया मैंने, और जो लोग थे वो एक तो बड़े शॉक्ड हुए कि यार ये हो क्या रहा है। अच्छा। दे कुड नॉट रिएक्ट। और फिर कोई वीडियो बनाना शुरू किया किसी ने, तो एक अंकल थे वहाँ पे जो आए, एंड दैट चेंज द गेम। वो आए, एंजॉय किया, थोड़ा डांस किया उन्होंने, एंड दैट वेंट वायरल। मौका भी था, सिचुएशन भी थी, एंड इट वाज वेरी पॉजिटिव मैसेज दैट वी पोर्ट्रेड टू द कंट्री, सो इट वाज अमेजिंग। अच्छा लेनी, बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का ये इंस्ट्रूमेंट है सैक्सोफोन, कितना मुश्किल है इसको बजाना? कौन कौन सी धुनें हैं जो कि आप सैक्सोफोन पर बजा चुके हैं, और ये भी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी धुन थी? पाकिस्तान का कौमी तराना फर्स्ट मैंने बजाया इसको सैक्सोफोन पे, जो कि काफ़ी मुश्किल है। फिर कुछ नेशनल सॉन्ग्स, ये वतन हमारा है, दिल दिल पाकिस्तान, और कुछ वेस्टर्न ट्यून्स बजाए मैंने। सही। तो सारे जो ट्यून्स बजाएं आसान नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतना यूनिक और इतना मुश्किल है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं बजाते हैं। हाँ। तो लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत आप करेंगे तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। That's what I believe. मुश्किल ही होती, सही। अच्छा लेनी, आप म्यूज़िक टीचर भी हैं, तो अब तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप ये वाला टैलेंट ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं? तकरीबन 19-20 साल हो गए मुझे सिखाते हुए। अच्छा। स्कूल्स में प्राइवेट लेसन्स देते हुए। तो अगर मैं गिनने जाऊँ तो शायद हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे मेरे। और हाँ, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ जो मेरी अचीवमेंट है, और मुझे काफ़ी फ़ख्र होता है इस बात में। पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल सैक्सोफोनिस्ट वो मेरी स्टूडेंट है। ओके। और वो जब आई थी मेरे पास तो उनको ये पकड़ने भी नहीं आता था, और अभी आप जाके देख सकते हैं मेरे साथ मैंने कुछ कवर्स किए हैं उनके साथ। तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन द पाइपलाइन जिनको मैं सिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा लेनी, आज चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, यानी मास्टर जी हमारे साथ अगर मौजूद हैं, तो एक धुन तो बनती है। तो आज हमारे नाजरीन के लिए आपके पास क्या है, क्या सुना रहे हैं? ये मेरा फेवरेट ट्यून, इसको बहुत लोग सेकंड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान भी बुलाते हैं। हम सब बड़े हुए हैं इसको सुनते हुए। सो दिल दिल पाकिस्तान। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त लेनी, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारी सुबह को मज़ीद खुशगवार आपने बना दिया। एक और पाकिस्तान का ऐसा स्टार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का सर किया है फ़ख्र से बुलंद, और ये वो स्टार है जिनका नाम है आयशा मुग़ल। ट्रांसजेंडर आयशा मुग़ल पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के लिए काम कर रही हैं
और उन्हें ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए माहिर और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माहिर मुशीर बना दिया गया है। आयशा मुगल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लेक्चरर हैं। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात थी? मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों के साथ आप स्टोरी शेयर करें अपनी। सफ़र जो है वो मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब आप छोटे होते हैं और आप ट्रांस होते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। इशू ये है कि पाकिस्तान में लोग जेंडर को इतना समझते नहीं है, क्योंकि जेंडर स्टडीज़ इतना पढ़ाया नहीं जाता। तो जो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, जो लोग जेंडर बाइनरी में फिट इन नहीं करते, उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। बचपन में वो बुलिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, जो कि मैंने भी किया, जिसमें बाकी मेरी ट्रांस जो हैं उन्होंने फेस किया है। तो इट वाज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैंने माशरे में इज़्ज़त हासिल करनी है तो मुझे अपनी तालीम नहीं छोड़नी। तो मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसकी वजह से आई वाज़ एबल टू डू डिफरेंट जॉब्स, और टीचिंग जो था मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हाँ, तो आई एम हैप्पी कि 2017 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी मैं डिज़र्व करती थी वो मुझे मिली, जो हर इंसान डिज़र्व करता है। राइट। अच्छा आयशा, बड़ी अचीवमेंट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, जो कि अब मुल्की कानून का हिस्सा बन चुका है। ख्याल कैसे आया था कि ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए आपको? मैं 2015 से काम करना शुरू कर दिया था ख्वाजा सराओं के लिए, ट्रांस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैंने जब ये देखा कि जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एक बहुत वल्नरेबल और रिस्की इन्वायरमेंट में रहते हैं, जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो तब से मैंने सोचा था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करूं। तो इस तरह हमने जब 2018 में नेशनल टास्क फोर्स बनी, जिसको चेयर कर रही थी सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, तो उस टास्क फोर्स का मैं हिस्सा बनी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक्टिविस्ट जो हैं, ट्रांस एक्टिविस्ट, ट्रांस लीडर्स, वो भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा थे। और इसी टास्क फोर्स की मदद से ये लॉ जो है वो बना, पास हुआ पार्लियामेंट से, जो कि आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है। एंड दिस लॉ हैज़ मेड पाकिस्तान वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स। ओके आयशा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में माहिर मुशीर बनाया गया आपको, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए? देखिए, पाकिस्तान में लॉज बन जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैं अभी जो है वो इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही हूँ, और यही मैं करते रहना चाहती हूँ, बिकॉज देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट मशीनरीज़ जो हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, और हम जो एक्टिविस्ट हैं, ट्रांस लीडर्स हैं, हमें हुकूमत के साथ मिलके जो ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी है उनके लिए बेहतरी लेकर आनी है, और तभी होगी कि जो ये कानून है उसकी सही मायनों में इम्प्लीमेंटेशन हो। सो आई वांट टू कीप वर्किंग फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर एक्ट। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया, और आपकी अब तक की जो जर्नी है बहुत कामयाब रही, उस पर आपको मुबारकबाद, और आगे के लिए आपके लिए बेस्ट विशेस। आगे बढ़ते हैं, एक और पाकिस्तानी, एक और फ़ख्र पाकिस्तान जिनसे आज हम आपको मिलवाएंगे, तजम्मुल हुसैन। ये वो पाकिस्तानी है जिन्होंने कोरोना के दौर में कोविड का डाटा फराहम किया था। इसके अलावा तजम्मुल हुसैन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। नौजवान टैलेंटेड तजम्मुल हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तजम्मुल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अच्छा, ये बताइएगा कि कोविड के दौर में हम रोज़ाना सुनते थे एनसीओसी की तरफ से केसेस इतने आ गए हैं, इतनी अमवात हैं, इतनी शरह पहुंच चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। लेकिन आपकी जो टीम है उसको सलाम है, जिन्होंने रात दिन ये डेटा फराहम किया, तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। कैसा तजुर्बा रहा, हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का। आप ठीक कह रहे हैं, दिस वाज अ जर्नी। पिछले 750 दिन से, चाहे वो ईद हो, चाहे वीकेंड्स हो, सैटरडे संडेज़, रोज़ाना की बुनियादों पे इस पे हम काम करते रहे, इस प्रोजेक्ट पे। और ये तजर्बा बहुत यूनिक था।
यूनिक के सेंस में कि गवर्नमेंट के बहुत से इदारे, मिलिट्री, और हमें मिल के एज ए फैमिली, एज ए सिंगल यूनिट डे इन डे आउट काम करने का मौका मिला। प्रेशर बहुत था लाइव सिनेरियो में। आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करने का, रिव्यू करने का ऐसा मौका नहीं होता। तो उस हवाले से बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम जिन्होंने पिछले 750 दिनों से डे इन डे आउट इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने कहा, कोविड के नेगेटिव असरात से पाकिस्तान बिलखसूस काफ़ी हद तक बच चुका है। सही है। तजम्मुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख़्याल से ये पहला डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रेसिडेंशियल अवार्ड है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से अगर आप पूछें तो ये पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा, असातिज़ा की मेहनत का नतीजा होता है, जिसकी वजह से हम कुछ सीख पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। और बिलखसूस मैं आपको बताऊं तो ये हमारे सीनियर्स का भी ट्रस्ट शो करता है कि कोविड जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे, या जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड जो हमारा काम है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, ये सारा सीनियर्स का ट्रस्ट है कि उन्होंने हमें इन सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका दिया। तो हैट्स ऑफ टू असद उमर साहब, फैसल सुल्तान साहब एंड टू आवर मिलिट्री लीडरशिप जिन्होंने कोविड जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी दी, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम उस पर डिलीवर कर पाए। अच्छा तजम्मुल, ये बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आप एक्सपर्ट हैं इसके, कौम के जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जी मेरा यूथ को मैसेज यही है कि जी आप अगर दिल लगा कर मेहनत करें, कोशिश करें तो कोई भी टास्क नामुमकिन नहीं है। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की रेस में अब आपका कंपटीशन या आपकी रेस लोकल नहीं है, आप दुनिया से compete कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अचीवेबल है। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं जितनी मुश्किल आपको दिखाई देती हैं। हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है, नॉन स्टॉप एफर्ट रिक्वायर्ड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ बिलीफ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अचीव कर सकते हैं। ये नेगेटिविटी से हमें बाहर निकलना होगा कि हमारे पास वसाइल की कमी है या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आप मेहनत करें, दिल लगा कर मेहनत करें, रास्ते इंशाल्लाह आपके लिए बनते रहेंगे। ज़बरदस्त। तजम्मुल, FATF के मामले पर भी आपकी टीम काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी हिस्सा है आपकी टीम का, काफ़ी एफर्ट है आपकी टीम की। टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से जो डेटा बेस आपने तैयार किया है, मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन के साथ आप वो भी शेयर करें। ये आपने बहुत ही एक ख़तरनाक सवाल मुझसे पूछ लिया है, जैसे कहते हैं गुगली सवाल, ये आपने वो कर लिया। देखें, हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग और इनोवेटिव किस्म के होते हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम किया है हमारे जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, उसमें आ जाता है कि जो हमें कंप्लायंस और स्क्रीनिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर हमने अपना रोल प्ले किया है और कर रहे हैं बहुत से मालियाती इदारों के लिए, जिसके अंदर प्राइमरीली हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द स्क्रीनिंग इनिशिएटिव्स। वो फैटफ की भी एक रिक्वायरमेंट है, आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। और फैटफ के अलावा ये काम, ये टास्क पहले इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के लिए किया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारा काम पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी कर रहे हैं। और हमने अपने आप को टारगेट ये दिया था कि जब हम ये काम करेंगे तो हम बाहर की कंपनी से बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको जान के खुशी होगी कि LFD का काम ग्लोबली रिकग्नाइज किया जा रहा है और मिडल ईस्ट और मीना रीजन के भी अब बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमसे हमारी ये सर्विसेज ले रहे होते हैं, जहाँ पे हम उनके लिए स्क्रीनिंग और ड्यू डिलिजेंस का काम कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तजम्मुल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और रोशन सितारे की बात करेंगे। कोयटा के उस्ताद गुलाम अली ने सेफ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और इनाम में हासिल होने वाली रकम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करवाया और पाकिस्तान के नौजवानों को मार्शल आर्ट के मैदान में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। अब कई खिलाड़ी डिपार्टमेंटल और इंटरनेशनल लेवल पर
सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। इस कामयाबी पर आज हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं उस्ताद गुलाम अली साहब। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपको इस अवार्ड से नवाजा गया। अब महसूस आप कैसा करें, कैसी फीलिंग्स हैं, यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था वो कैसा रहा, जो आपने चैलेंजेस फेस किए वो कैसे थे? मैं चाहूँगी सब कुछ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। खैर मुबारक। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मकाम तक मुझे पहुँचाया, और उस अवार्ड के बारे में बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस अवार्ड से मुझे नवाजा। और जहाँ तक मेरा सफ़र है, सन 1985 से मैंने स्टार्ट किया मकामी कराटे क्लब कोयटा में। फिर यहाँ ऐसा कराटे में इतना रुझान नहीं था। मैं ईरान चला गया था तकरीबन 5-6 सालों के लिए। वहाँ मुख्तलिफ़ उस्तादों से मैंने ट्रेनिंग हासिल किया और ट्रेनिंग लिया भी, और अच्छा उस्ताद था ईरान। उसके बाद मैंने 3 साल के लिए मैंने दुबई चला गया, और दुबई भी अच्छा उस्ताद थे। जापान से आ रहा था, मुख्तलिफ़ ममालिक से वहाँ, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल शहर है, इस वजह से वहाँ मुख्तलिफ़ उस्ताद मिस्र से, जापान से आ रहा था। उसके मुख्तलिफ़ उस्तादों से मैंने ट्रेनिंग लिया। अच्छा गुलाम अली साहब, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट कराटे इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है अपेरेंटली, आपको इसका कैसे शौक़ पैदा हुआ? ज़ाहिर है उस वक्त सारा लोग फिल्मों में देखते थे। उस वक्त ब्रूस ली का फिल्म नया स्टार्ट है, हम लोग का ये शौक़ पड़ गया कि मैं भी एक दिन एक अच्छा उस्ताद बनूं, ब्रूस ली बनूं। और क्योंकि मार्शल आर्ट्स में अच्छा ये भी है, अच्छा रिस्पेक्ट भी है। हम उस्तादों को देख रहा था उस वक्त कि रिस्पेक्ट दे रहा था। मैं भी, मेरे दिल ही कर रहा था कि मैं अच्छा उस्ताद बनूं, अच्छा क्लब खोलूं पाकिस्तान के लिए, इन नौजवानों के लिए इस खेल की तरफ राग़िब करूं। सही। तो गुलाम अली साहब, अब तक कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं, और जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको आप क्या पैगाम देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़ारों की तादाद में मैंने ट्रेनिंग दिया, और फ़िलहाल तकरीबन 500-450 के करीब मेरे पास ट्रेनिंग कर रहा है, और इसमें से 250 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, और बाकी लड़का है उसमें। माशाल्लाह तकरीबन 100 के करीब ब्लैक बेल्ट से नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेला हुआ। 30-35 से डिपार्टमेंट भी फ़िलहाल खेल रहे हैं, और 12 के करीब इसमें इंटरनेशनल खेल रहे हैं। कि अभी इस वक्त 7 खिलाड़ी जो मेरे स्टूडेंट है इसमें पाकिस्तान के में मौजूद है, और 12 नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेला। कि उसमें से सबसे जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला नरगिस हज़ारा को, कि वो एशियन ब्रोंज़ मेडलिस्ट है। उसके अलावा साउथ एशियन चैम्पियन भी रहा, और शाहिदा है, नेमतुल्लाह है, रहमत है, और जवाद है। इस तरह गुलसुम भी पहले इधर करता था। ये सारा यहाँ से ट्रेनिंग किया और पाकिस्तान और मुल्क का नाम रोशन किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अली साहब। आप यकीनन इस कौम का फ़ख्र हैं, और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। एक और शख्सियत जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम उजागर किया, हैदर अली। आपने डिस्कस थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स तलाई तमगा जीता था, उन्हें भी यौम पाकिस्तान पर अवार्ड से नवाजा गया है। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हैदर, आपने पाकिस्तानी टैलेंट को पूरी दुनिया में मनवाया है, पैरालंपिक्स में बहुत से मेडल्स आपने अपने नाम कर रखे हैं। इस अवार्ड से आपको नवाजा गया 23 मार्च को, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे हर लिहाज से सपोर्ट किया, हर जगह पे मेरे लिए दुआ की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मैं पाक फ़ौज ISPR का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो डिक्लेयर किया,
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हमारे जो नौजवानों के लिए हौसला अफजाई के लिए पाक फौज और ISPR हमेशा साथ है। ठीक है हैदर, आपको इस सफ़र में कभी तो मुश्किलात का सामना रहा होगा, मैं चाहूँगी कि वो भी चीज़ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, मैं इंशाल्लाह ये जो अवार्ड है अपने मुल्क के नाम करता हूँ कि माशाल्लाह जैसे मेरे मुल्क ने, मेरी अवाम ने मेरे लिए दुआएं की और मैंने अभी टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो मुझे बड़ी। अच्छा हैदर, अब तक की जर्नी माशाल्लाह बड़ी कामयाब रही, आगे के क्या प्लान्स हैं? जी, जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है वो बहुत ही मसाइल से गुजर रही है अभी भी, क्योंकि ग्राउंड्स की बहुत कमी है, डिपार्टमेंट्स में अवेयरनेस की बड़ी कमी है। तो मैं जैसे गुजरांवाला के राशि हूँ, तो हमारे इधर एथलेटिक्स का ग्राउंड ही नहीं है, तो मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा मसाइल रहे हैं, लेकिन मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेहनत में कमी नहीं आने दी और कभी ये नहीं समझा कि इतने मसाइल के बावजूद मैं हार मान जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2006 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से अब तक मेरे माशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पे काफ़ी मेडल हैं और आप सब की दुआओं से, जैसे अभी मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान का हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है। और यही चीज़ है कि कभी इंसान को मुश्किलात को नहीं देखनी चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए और इंशाल्लाह जो मेहनत करता है वो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कामयाब करता है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर, आपने समा को वक्त दिया और सुबह का आगाज़ जो है वो बड़े अच्छी शख्सियात के साथ, उन लोगों के साथ हमने किया है जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। चले जी, कहा खबर है आपको देनी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदम एतमाद की तहरीक में रुकने पार्लिमान के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया गया। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। अभी आपको एक अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदम एतमाद की तहरीक में रुकने पार्लिमान के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया गया है। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। तो यह अहम खबर है जिससे हम आपके साथ शेयर करें कि किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकन कौमी असम्बली का इनफरादी हक है। आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं है, इनफरादी तौर पर रुकन पार्लियामेंट का हक है। किसी भी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से यह भी कहा गया है कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। इसी पर बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन बताएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जमा करवा दिया गया जवाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना हर रुकने असम्बली का इनफरादी हक है और आर्टिकल 95 किसी भी तरह सियासी जमात को वोट की मलकियत का हकदार करार नहीं देता। कहा गया कि रुकने असम्बली को वोट डालने से किसी भी सूरत रोका नहीं जा सकता और ना ये कहा गया अदम एतमाद में किसी भी रुकन का इनफरादी वोट की हैसियत नहीं होती। कहा है कि जमहूरी हक है हर रुकन असम्बली का कि वो आइन के तहत अपने वोट का जमहूरी हक इस्तेमाल करे और उसको किसी भी सूरत इससे रोका नहीं जा सकता। ठीक है जुल्करनैन, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चलें जी, बिग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक और अहम खबर है जो शेयर करनी है। JUI ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। JUI ने आर्टिकल 63A को गैर जमहूरी करार दिया है। इसी बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन बताएगा जवाब में मजीद क्या क्या कहा गया है। देखिए, JUI की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A वैसे ही गैर जमहूरी है और इसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि जो लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर किसी जमात में शामिल होते हैं, कहा गया है कि आर्टिकल 63 के तहत वो भी जमात के डिसिप्लिन के पाबंद हो जाते हैं, हालांकि उन्होंने इंडिपेंडेंटली सीट जीती होती है, वो जमात के टिकट के ऊपर नहीं होते। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए जवाब में ये कहा गया है कि PTI ने अपने पार्टी इंतखाबात बर वक्त नहीं कराए और PTI की तमाम तंजीमें तहलील हो चुकी हैं और सिलेक्टेड अहदेदारों के ऊपर तहरीक इंसाफ चल रही है, इसलिए सिलेक्टेड अहदेदारों को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी तरह आइन के तहत वोट की पाबंदी का इख्तियार दे सकें या अपने अरकान को पाबंद कर सकें कि वो वोट का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि रेफरेंस में
सदर, वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर को ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे वो हमेशा से ही सादिक और अमीन थे और आगे भी रहेंगे, और जो तमाम मेंबरान अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देते हैं तो वो बिकाऊ माल तस्वुर होंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ JUI ने इस्तदा की अदालत से कि बर वक्त इसके ऊपर अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले फैसला करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब अगर कोई रुकन नाअहल होगा उसका मामला वैसे ही सुप्रीम कोर्ट आना है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर पहले अपनी राय दे देगी खासकर तायाद नाअहली के हवाले से, तो JUI का कहना है कि उस मौके पर फिर जो इलेक्शन कमीशन का फोरम है वो बिल्कुल गैर मौसर होकर रह जाएगा। इसलिए अदालत आर्टिकल 186 के तहत जो रेफरेंस जारी किया गया है इसको आइन के दायरे इख्तियार से बाहर करार दे। जी ठीक है, खबर की तफसील के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। लाहौर से खबर है जनाब, जहां तालीमी साल शुरू हो चुका है लेकिन इसके बावजूद 10वीं क्लास तक की तदरीसी किताबें नायाब हो चुकी हैं। लोग जगह जगह इन किताबों की तलाश कर रहे हैं। तो वालिदैन और जो बच्चे हैं उनके किताबों की तलाश के मिशन के हवाले से देखते हैं दानियाल उमर की ये रिपोर्ट। निजी स्कूल्स में नई क्लासेस का आगाज हो गया मगर किताबें मार्केट में दस्तयाब नहीं। वालिदैन की इसी शिकायत पर हमने रुख किया है लाहौर की उस मार्केट का जहां से पूरे शहर में किताबें जाती हैं। यहां पर क्या सूरत हाल है, आइए चलकर जानते हैं। कभी एक दुकान तो कभी दूसरी दुकान। 34 डिग्री की गर्मी में वालिदैन और बच्चे नई मुश्किल में फंस गए हैं। दरसी किताबें तो उर्दू बाजार में भी नहीं मिल रही। ये पिछले 1 महीना हो गया आते हुए, स्कूल वालों ने परेशान किया है कि ये बुक्स नहीं आ रही। प्रैक्टिकल्स होंगे 9th के केमिस्ट्री के? नहीं यार अभी नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि वो आ गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं। यार 15-20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। लाहौर में नर्सरी से 10वीं तक की बेशतर दरसी किताबें नापैद हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स का कोर्स तो गायब है ही, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें भी दस्तयाब नहीं। पंजाब बुक टेक्स्ट की बुक्स आ गई। ये बुक्स अभी शॉर्ट हैं, प्रिंट हो रही है, कोई हफ्ते 10 दिन तक आएंगी। किताबों की तलाश के मिशन पर आने वाले शदीद बरहम नजर आते हैं। 1 महीना हो गया, रोज बरोज मार्केट आना, मार्केट से जाना, यही होता है कि भाई बुक्स नहीं आई, बुक्स नहीं आ रही, पिछले 2 हफ्ते बाद आएंगी। सरकारी स्कूल में ये सूरत हाल है कि 2-2 बच्चे एक किताब से पढ़ रहे हैं। अब ना यहाँ पैसों की मिल रही है ना वहाँ फ्री मिल रही है। आप बताएं कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। दुकानदारों का मौकिफ है कि निजी पब्लिशर्स को यकसा निसाबे तालीम की किताबें छापने का लाइसेंस वक्त पर नहीं मिला। अब मुश्किल तो आवाम को ही उठानी होगी। दुकानदार या हम हो गए या कोई कह देते हैं कि पुराने पब्लिशर के पास चले जाए, वहाँ से आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मेजर पब्लिशर्स है उनके पास भी नहीं है अवेलेबल। वो ये कहते हैं कि बन रही है, 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। वालिदैन महंगाई की वजह से पिस गए, फीसें भी दें, किताबों के भी पैसे ज़्यादा दें, बाजार में भी किताबें ना मिलें, किराया भी खर्च कर आते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर्स को यकसा निसाबे तालीम की स्क्रूटनी के बाद इजाजत देने का अमल जारी है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर्स का कहना है कि सप्लाई जल्द बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 27वां आलमी मुशायरा हुआ। मुल्क से और बैरून मुमालिक से आए मुमताज़ शौरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। साकनाने शहर कायद में क्या क्या कलाम पेश किए गए आपको सुनवाते हैं। जबर का मौसम कब बदलेगा? कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। वाह, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। जुल्म के दौर को ऐसा तो नहीं रहना है, ऐसा तो नहीं रहना है, तुझको मनसब पे हमेशा तो नहीं रहना है। तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, ये मगर तय है कि तन्हा तो नहीं रहना। भाई वाह! आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब। भाई क्या अच्छा यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब। हम वहाँ देखने पहुँचेंगे जहाँ आइएगा, जहाँ आइएगा। तमीज़ है भाई, वाह वाह वाह। आप कब आइएगा और कहाँ आइएगा? खुर्शीदे जहाँ ताब नहीं, चीजें बिगर है, ये दागे जिगर, दागे जिगर, दागे जिगर है। पेशाब को दोस्तों को लोग अपने दुश्मनों में शुमार करते हैं। हमसे पूछो मजे मोहब्बत के, हम यही रोजगार करते हैं। क्या बात है,
खतरात का इम्कान है कुछ और तरह का, इस घर का निगहबान है कुछ और तरह का। वाह। और खलकत की ज़बां पर है कोई और ही चर्चा। आहा। सरकार का ऐलान है कुछ और तरह का। वाह। हारी हुई बाजी भी पलट सकती है, लेकिन इस खेल में नुकसान है कुछ और तरह का। फसीले शहर पे तन्हा खड़ा हूँ, आहा, अदू के लश्करों को तक रहा हूँ। हर एक दहलीज पर खून का निशान है, मैं अपने कातिलों को ढूंढता हूँ। किसी भी घर को दरवाजा नहीं है, मैं कैसे शहर में पैदा हुआ हूँ। सवा लेने पे सूरज आ गया है, मैं जलती रेत पे सोया हुआ। ये अंधेरा जरा आसान नहीं हो सकता क्या? मेरी आंखों में चरागा नहीं हो सकता क्या? वो कहीं पर हो तबस्सुम से खिला रहता हो, दिल सी बात पे शादा नहीं हो सकता क्या? हाँ हाँ। अब हर तमन्ना को समात ना मिलेगी, बेचोगे अगर ख्वाह तो कीमत मिलेगी। वो जो रम्ज़ थी वो खुली तो है, बड़ी देर से है मगर खुली, यही जिंदगी का असूल है, बड़ी बेअसूल है जिंदगी। वाह 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 वाह। सब कुछ होते बिक जाते हैं, लोग ये कैसे बिक जाते हैं। टूटे तो वो घर नहीं रहता, सबके हिस्से बिक जाते हैं। और वक्त पड़े तो देखा हमने, वक्त पड़े तो देखा हमने, बेचने वाले बिक जाते हैं। गुजर गए तेरे कूचे से अजनबी की तरह, कि हमसे सिलसिले बामोदर न था कोई, अजीब होते हैं आदाब रुखसते महफिल, अजीब होते हैं आदाब रुखसते महफिल, कि उठ के वो भी चला जिसका घर न था कोई। यही जिंदगी का असूल है, बड़ी बेउसूल है जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। चले जी जल्दी से क्लोजिंग करते हैं, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।